कैसा लगा मेरा मजाक? अनीशा एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ लोग कायदे से ही बातें करते और रहते थे। बेफिजुल का बोलना या मजाक करना किसी को भी पसंद नहीं था। इसीलिए अनीशा के नेचर में भी वही चीजें आई। अनीशा 28 साल की हो चुकी थी, जिस कारण उसके परिवार वालों ने एक अच्छी घर का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। अनीशा हितेन का हाथ पकड़े अपने ससुराल की चौखट लांघती है कि उसकी ननद कहती है, वाह भाभी, आप और भैया एक साथ दरवाजे से अंदर आ गए। आई कांट बिलीव दिस। लगता है शादी के लिए काफी वेट लॉस कर लिया है आपने, वरना आपकी जो पिक्चर्स रिश्ते के लिए आई थी ना, उसे देखकर तो मुझे लगा था दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। क्या? मैं समझी नहीं। दीदी, आपने ये क्यों कहा कि दरवाजा तोड़ना पड़ता? मैं इतनी मोटी हूँ क्या? अरे बहू, तू भी क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रही है? ये तो कुछ भी बोलती है, बच्ची है। अपने गृह प्रवेश के वक्त ही अपनी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। आखिरकार अपने ससुराल में उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो सभी के सामने बुरी नहीं बन सकती थी। अनीशा इस बात को पायल का मजाक समझकर भूल जाती है। अगली सुबह पायल 6 बजे से ही अपने भाई और भाभी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगती है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। फिर 8 बजे के लगभग अनीशा तैयार होकर कमरे का दरवाजा खोलती है। आप कौन है? मैं तुम्हारी भाभी। क्यों, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? अरे वो मेकअप नहीं लगा हुआ है ना भाभी, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। तू भी ना पायल, मैं भी एक बार के लिए सोचने लगी कि अचानक तुझे क्या हो गया, अपनी भाभी को कैसे पहचान नहीं पा रही। पर मानना पड़ेगा, मजाक अच्छा कर लेती है तू। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा है तेरा। क्या तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर? इस तरह कौन अपनी भाभी से बात करता है? पायल, उसका इस घर में पहला दिन है और उसे कंफर्टेबल कराने की जगह तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। माफी मांगो अपनी भाभी से, देखो कैसे घबरा गई है। अरे वो क्यों माफी मांगेंगी? अरे बच्ची है ये। ना लाडो, अपने पापा की बात को ना अपने दिल से मत लगा। जा अपने कमरे में जा बच्चा। वैसे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पिछले 2 घंटे से पायल तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, पर तूने दरवाजा ही नहीं खोला। वो मैं बताना भूल गई थी मम्मी। पता है, रात को भाभी और भैया के कमरे से ना जोर जोर की लड़ाई की आवाजें आ रही थी, मानो दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हो गई हो। लगता है इसी कारण भाभी दरवाजा नहीं खोल रही थी। एक बार तो मैंने भाभी को ये कहते भी सुना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब क्या बोल रही हैं आप पायल दीदी? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो तो थकावट के कारण मेरी आंख नहीं खुली और कुछ नहीं। एक रात में ऐसी क्या बात हो गई बहू? हितेन ने कुछ कह दिया हो तो लगाओ एक खींच कर उसे। पायल की बात सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देखकर अनीशा बहुत घबरा जाती है। तभी पायल जोर जोर से तालियां मारकर हंसने लगती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लुक एट योर फेस भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं कमरे में जाती हूँ। ऐसा मजाक? अभी मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ जाता। अरे जाने दे बहू, ज्यादा दिमाग मत लगा। बच्ची है वो, कुछ भी बोल देती है, जाने दे। पायल को बचपन से ही अजीबोगरीब किस्म की मजाक करने की आदत थी और उसकी इस मजाक का शिकार हर बार कोई ना कोई बनता ही रहता था। अब उसके घर में आ गई थी उसकी प्यारी भाभी अनीशा। वो हर रोज उसकी मजाक का शिकार बनती रहती। अनीशा जब भी उसकी हरकतों के बारे में अपनी सास को कहती तो मधु हमेशा अपनी बेटी की ही साइड लेती और सभी का मुंह चुप करा दिया करती, जिस कारण पायल की इन हरकतों में इजाफा होता जा रहा था। अब तक ये कांता क्यों नहीं आई? पर्व के त्योहार के वक्त इसे देरी करनी होती है। ये आज आएगी भी कि छुट्टी है? इसने कुछ कहा भी नहीं था। आपसे कुछ कह कर गई थी क्या मम्मी जी वो? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कांता कह कर गई थी कि वो आज नहीं आ पाएगी। पायल अनीशा को झूठ कह देती है, जिसके कारण अनीशा को बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब खुद करने पड़ते हैं। और सब काम करके जैसे ही अनीशा सोफे पर बैठती है तो सामने देखती है कांता दरवाजे पर खड़ी। तू तो नहीं आने वाली थी ना? तू दी से कह कर गई थी ना कि तू नहीं आएगी। अब भी ना भाभी, किसकी बातें मान रही हो? पायल दीदी को तो हमेशा से मजाक करने की आदत है। मैंने सुबह फ़ोन करके बताया था कि मुझे आने में देरी होगी, और पता है फ़ोन उठाकर दीदी ने क्या बोला कि आना ही मत, क्योंकि हम सब तो घूमने के लिए जा रहे हैं। ये तो मेरे को पता था कि दीदी को मजाक करने की बुरी आदत है, इसलिए मैं फिर भी चेक करने के लिए आ गई। और देख लीजिए आप सब यहीं हैं।
ये सब क्या मजाक है पायल दी? कम से कम मैं जब झाड़ू पोछा लगा रही थी तब तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मजाक कर रही हैं। अनीशा ठीक कह रही है मम्मी, मैं भी देख रहा हूँ दिन पर दिन इसके मजाक करने की आदत बढ़ती जा रही है और एक दिन ये तुम्हारी ही मुसीबत का कारण बन जाएगी। 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को कि तू भी अपनी पत्नी की जबान बोलने लगा। ऐसी बात है तो ठीक है, अब से मेरी बेटी तुम लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करेगी, ठीक है पायल? अब पायल को तो अपनी माँ की बात माननी पड़ती। आखिरकार सिर्फ एक मधु ही तो थी जो पायल की ढाल बने खड़ी रहती थी। पायल अपनी छत पर खड़ी होकर किसी नई शरारत के बारे में सोच रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी भाभी कचरा लेकर घर से बाहर निकल रही है। अनीशा कचरे को अपने घर के नीचे डस्टबिन में डाल देती है। पायल पीछे से जाकर उस डस्टबिन से कचरे की थैली निकालकर अपने पड़ोसियों के दरवाजे के ठीक सामने रख देती है और 15 मिनट बाद चिल्लाती हुई विमला उसके घर आती है। अपने घर का कचरा अपने घर पर ही नहीं रखा जा रहा है क्या मधु? अब तो हद हो गई। पहले तेरी बेटी आए दिन हम लोगों का मजाक उड़ाती रहती थी, अब तेरी बहू हमारे घर के दरवाजे पर कचरा फेंक कर जा रही है। अरे किसी से गलती से ये भूल हो गई होगी विमला, माफ कर दे, अब से नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना अगली बार मैं पुलिस वालों के साथ आऊंगी। पायल को क्या ही फर्क पड़ता था। विमला के जाते ही पायल जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ दिन बाद अनीशा का बर्थडे था और अनीशा अपने बर्थडे के लिए अपने सब दोस्तों को फोन करके इनवाइट करती है। बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है भाभी। अब देखिए कैसे मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में तड़का लगाती हूँ। 8 बजे की पार्टी की टाइमिंग 12 बजे चेंज कर पायल अनीशा के सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है। बर्थडे के दिन पायल तैयार होकर मेहमानों के आने का इंतजार करती रहती है पर कोई नहीं आता। लगता है सभी ने एक साथ ना आने की सोच ली है। ठंड भी तो इतनी ज्यादा है ना, एक काम करते हैं अनीशा, हम सब एक साथ में केक कटिंग करके खाना खा लेते हैं। और जो बाकी खाना है उसका क्या करेंगी हितेन? वो तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। इतनी अच्छी कैटरिंग करवाई थी मैंने, इतना अच्छा केक लिया था, सब वेस्ट हो गया। मैं ना एक NGO वाले को जानता हूँ, वो एक्स्ट्रा खाना यहाँ से ले जाएंगे और उन्हें गरीबों में बांट देंगे। तुम अपना मन मत खराब करो, 1 ही घंटा बाकी है तुम्हारा बर्थडे ओवर होने में। हम मिलकर केक कटिंग करके खाना खाते हैं ना। अनीशा को अपने दोस्तों के बिना ही केक कटिंग करनी पड़ती है और केक कटिंग के बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर डिनर कर लेती है। कुछ देर बाद NGO के लोग आकर मेहमानों का खाना ले जाते हैं। सारे वेटर भी वापस चले जाते हैं और फिर बजते हैं 12 और एक एक करके सारे गेस्ट आना शुरू कर देते हैं। पर अब ना तो कटिंग के लिए केक है और ना ही गेस्ट को सर्व करने के लिए डिनर। सभी मेहमानों को ये बड़ा इंसल्टिंग लगता है और सभी अनीशा से रूठ कर वहाँ से चले जाते हैं। अनीशा समझ जाती है कि इसमें भी जरूर पायल जी का ही हाथ है। अब भी आप यही कहेंगे कि एक बचपना है मम्मी जी? सभी लोगों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई, मेरे सारे दोस्तों को भूखे ही जाना पड़ा। अरे बहू ये बच्ची है, जाने देना, हो जाता है। अब बर्थडे दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट होता है क्या? हम भी तो तेरे अपने ही हैं। आज परिवार वालों के साथ तूने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, ये भी तो अलग चीज नहीं हो गई है? कोई कुछ भी कहे, मधु तो सुनने वाली थी ही नहीं। पायल बच्ची जो थी उसकी नजरों में, पर इस बार वो खुद उस बच्ची के हाथ चढ़ने वाली थी। एक सुबह अनीशा पायल को कुछ दवाई अलमारी में रखने के लिए देती है और पायल को लगता है कि ये दवाइयाँ अनीशा की है और अपनी मजाक करने की आदत से मजबूर पायल उन दवाइयों को बदलकर वहाँ जमाल गोटी की टैबलेट्स रख देती है। अरे बहू सुबह जो मैंने तुझे दवाइयाँ रखने के लिए दी थी, जरा ला तो, कमर में बहुत तेज दर्द उठाया है। और अनीशा वही दवाइयाँ लाकर मतलब कि जमाल गोटी की टैबलेट्स लाकर अपनी सास को दे देती है और उन्हें खाने के बाद मधु की जो हालत होती है वो तो आप समझ ही गए होंगे। हर 2 मिनट में टॉयलेट जाना और वापस सोफे तक आने के पहले फिर से टॉयलेट लौट जाना। पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। 15 मिनट में 6 बार होकर आई हूँ। पता नहीं ऐसा क्या खाया था जो अब तक निकल रहा है। अब क्या हंतड़ियाँ बाहर निकलेंगे? आप बार बार वॉशरूम क्यों जा रही हैं मम्मी जी? ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपकी हालत इतनी बिगड़ गई? तभी कोने में खड़ी पायल जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगती है। वो कमर दर्द की टैबलेट्स नहीं थी मम्मी, जमाल गोटा था। ओह गॉड बहुत हंसी आ रही है।
अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मधु पायल को देखती रहती है। तो ये तूने किया था? रुक, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ। जाने दीजिए ना मम्मी जी, बच्ची ही तो है। संध्या की शादी के वक्त उसके माता पिता ने दहेज में ढेर सारा सामान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने संध्या के पति राहुल को एक मोटरसाइकिल भी दी थी। ससुराल जाने के बाद संध्या हमेशा अपने दहेज में आए सामान की बातें लोगों को सुनाया करती थी। इसी तरह एक दिन संध्या के ससुराल में कुछ रिश्तेदार आते हैं। वाह क्या बात है, चाय नाश्ता तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा अच्छा नाश्ता बड़े दिनों के बाद खाने को मिला है। ये सब ना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। शाम को जब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी ना, तब मेरे हाथ का बना खाना खाकर आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? हाँ, मेरी माँ बहुत ही टैलेंटेड है। वैसे अब जब मेरी माँ की बात निकल ही गई है, तो आप लोगों को याद दिला दूं कि जिस सोफे के ऊपर आप सब बैठे हो ना, वो सोफा मेरी माँ ने ही दिया है। इतना ही नहीं, इस हॉल में रखी हर चीज़ मेरे साथ दहेज में आई है। मेरे घर वालों ने दहेज देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हाँ हाँ, तुम्हारा दहेज का सामान तो बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल वाले बहुत किस्मत वाले हैं जो इन्हें मैं मिली हूँ, वरना इतना सारा दहेज लाने वाली बहू बहुत कम होती हैं। चलिए आप सब मेरे कमरे में चलिए, मैं आपको अपना टीवी दिखाती हूँ। मेरे कमरे का टीवी देखकर ना आप सब हैरान रह जाओगे। संध्या के मुंह से लगातार दहेज की बातें सुनकर उसकी सास संगीता को सिर दर्द होने लगता है। अरे संध्या बहू, ये सब यहाँ हमसे मिलने आए हैं, तेरा दहेज देखने नहीं आए। अब बस पे कर। क्यों? मैं ऐसा गलत क्या कह रही हूँ जो आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? मैं तो अपने मायके से आए दहेज की तारीफ कर रही हूँ ना, इसमें क्या बुराई है? अरे बहू, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। तू लगातार सिर्फ दहेज की बातें करती रहती है ना, इसलिए तेरी बातें सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली खाकर चुपचाप सो जाइए। बेकार में मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देख बहू, तू अकेले में मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कम से कम रिश्तेदारों के सामने तो मेरी नाक मत कटवा। ये सब तो आपके हाथ में है सासू माँ। आप मुझे छेड़ोगी तो मैं शांत नहीं रहने वाली। अरे आप लोगों के घर में था ही क्या, सिर्फ सामान के नाम पर कुछ बर्तन और थोड़ा बहुत पुराना सामान। मेरे आने के बाद ये घर घर लग रहा है। ढंग की कुर्सी खरीदने की हैसियत नहीं है और मुझे चुप करा रही है। बस बहुत हो गया, तू तो हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो क्या कर लोगी आप? मैंने कोई गलत बात नहीं की, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। रुक जा, राहुल को आने दे, तब तुझे बताती हूँ। इत्तेफाक से तभी वहाँ राहुल आ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों? अरे देख बेटा, संध्या बहू दहेज की बड़ाई करते हुए हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने इसे शांत रहने के लिए कहा तो उल्टा ये मुझे धमकी दे रही है। संध्या, मैं भी तुम्हारे दहेज की तारीफें सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। हमारे घर में इतने सारे रिश्तेदार बैठे हैं और तुम हो कि माँ से बदतमीजी कर रही हो। चलो माँ से माफ़ी मांगो, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने तो आज तक अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगी, फिर तुम्हारी माँ से माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ? मैं अपनी अकड़ के साथ रहना पसंद करती हूँ, समझ गए ना? अगर तुमने मेरे ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की ना, तो सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संध्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी रिश्तेदारों को बड़ी हैरानी होती है। अरे अब जाने भी दो, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? संध्या बहू तू शांत हो जा, और संगीता तू भी अपने दिमाग को ठंडा कर। हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हारे शहर में एक बहुत ही अनोखा मंदिर तैयार हुआ है। चलो आज मंदिर घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी टैक्सी बुक करवा लेता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग मंदिर घूमने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मौका देखकर संध्या राहुल और उसकी माँ को चिढ़ाने के लिए किसी न किसी बहाने अपने साथ लाए दहेज की तारीफें करने लगती है। संध्या की सास और उसका पति बाहर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों शांत रहते हैं। इस तरह संध्या हर दूसरे दिन दहेज की बातें करके अपने पति और अपनी सास को नीचा दिखाया करती थी। फिर एक दिन राहुल अपने कुछ दोस्तों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। संध्या सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। वाह राहुल, क्या बात है, भाभी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ, बस आपकी ये दोस्त ही किसी काम के नहीं है। अरे कितने कम पैसे कमाते हैं महीने में, पता नहीं आगे गुजारा कैसे चलेगा।
वो तो शुक्र है मेरी माँ ने ढेर सारा दहेज दिया है, जिस वजह से इस घर में रौनक आ गई है, वरना इस घर का भगवान ही मालिक है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। राहुल बहुत मेहनती है, देख लेना एक न एक दिन ये ज़रूर तरक्की करेगा। क्या खाक तरक्की करेंगे? अरे जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाते ना, वो मोटरसाइकिल भी मेरी माँ की दी हुई है। अगर मैं वो मोटरसाइकिल मैं इनसे अभी वापस ले लूँ ना, तो इन्हें पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे इनकी तो साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, तरक्की कहाँ से करेंगे। संध्या की ये बात सुनकर राहुल उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन संध्या राहुल को नजरअंदाज कर देती है। ये तो थी मोटरसाइकिल की बात, और दूसरी बात बताऊं, ये रोज ऑफिस जो कपड़े पहन कर जाते हैं ना, वो कपड़े भी दहेज में आए हैं। यहाँ तक कि इस वक्त इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो भी मेरी माँ ने दिए हैं। मेरे आने से ये घर घर बना है, वरना इनकी हैसियत ही क्या थी। राहुल की बेइज्जती होते देख उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी राहुल अपना आपा खो बैठता है। बस बहुत हो गया संध्या, तुम्हारी जैसी बीवी तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसा लगता है जैसे तुम हमसे किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। हाँ बेटा, आज तूने खुलकर बिल्कुल सही बात कही। ये बहू नहीं बल्कि हमारा खून चूसने वाली डायन है। मैं भी इसे नहीं झेल सकती। इसके बर्ताव के कारण मोहल्ले में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। सभी लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसे वक्त घर से बाहर भगा दे। निकल जा यहाँ से संध्या, और आज के बाद इस घर में कभी दिखाई मत देना। उसके बाद राहुल संध्या को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन अगली सुबह संध्या कुछ पुलिस वालों को लेकर वापस आती है। तुम्हारा नाम राहुल है? जी हाँ। ये तुम्हारी माँ संगीता है? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम दोनों ने दहेज के लिए संध्या पर बहुत जुर्म किया है। चलो अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बहू पर कोई अत्याचार नहीं किया। हमने तो कभी इसे थप्पड़ तक नहीं मारा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, संध्या दहेज का नाम लेकर हमें रोज़ नीचा दिखाया करती थी, इसलिए मैंने गुस्से में इसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा मैंने इस पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। आप चाहे तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। मोहल्ले वाले भी इन्हीं की तरफदारी करेंगे। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, मेरी कौन सुनेगा। संध्या जी आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। राहुल, अगर आज के बाद तुमने और तुम्हारी माँ ने संध्या को ज़रा भी तकलीफ पहुँचाई तो फिर मैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर दहेज का ऐसा केस लगाऊंगा कि तुम दोनों ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा मुझे तुम दोनों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले की धमकी सुनकर राहुल और उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाते हैं। पुलिस वाले के जाते ही संध्या दोनों माँ बेटे को चिढ़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माँ, ये तो बहुत बड़ी चालबाज निकली। अब हम क्या करेंगे? संगीता एक लंबी आह भरकर कहती है, बर्दाश्त बेटा, बर्दाश्त।